कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? शब्दों का वर्गीकरण हो गया था। आप लोगों को नोट्स मिलेगा या मिला भी होगा, जिनके साथ सामने पहले अजय यहाँ से हटा दी क्या किताबें? अरे ये लोग भी ना हमेशा हटा ही देते हैं। चलो देखो, आप लोगों के पास एक नोट्स मिला होगा, शायद इकाई नंबर 5 है ना, 5 होगी, हाँ इकाई नंबर 5, ठीक है। उस पर लिखा होगा विकारी शब्द संज्ञा। उसी में ये आपके शब्द होंगे पहले जो हमने कल पढ़े थे, जिनके बारे में विस्तार से इसमें दिया हुआ है, परिभाषा के साथ परीक्षा में आता है, इसको कर लेना। मॉर्निंग वाला बैच फिनिश नहीं हुआ है, मॉर्निंग वाला बैच ऑफलाइन में नहीं होगा अभी, वो 1 महीने बाद होगा, अभी ये वाला टाइम है। कैसे? उस बैच में वो फिनिशिंग पे चल रहा है, तो अब उसमें बचा ही क्या है, तो ये स्टार्ट से ही शुरू होगा ना। तो क्या हुआ, रिवीजन हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? तो कोई बात नहीं, आप इतने दिन की छुट्टी और कर लो, जब ये वहां पे पहुंच जाए तब आ जाना। दिक्कत क्या है? तो फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, सारी चीजें आ गई तुमको तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब इसमें नए छात्र जुड़े हैं तो नई चीज के साथ ही तो चलेगा ना। तो आपका तो बैच लगातार चल रहा था, वो कभी एक दिन भी बंद तो नहीं हुआ ना, तो बस आप उस चीज को देखो। तो देखो, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जिन छात्रों के पास ये अभी नहीं है वो रफ कॉपी पे लिखें, इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पद के भेद। पद के भेद, सबसे पहले ये जानो, देखो कुछ भी पढ़ते हो आप तो शब्दों का मतलब जानना सीखना। हमने कल की क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था कि हम वर्णों को मिलाकर, कि वर्ण मिलते हैं आपस में और क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब आज मैं क्लास शुरू कर दे रही हूँ, आज कोई डेमो क्लास नहीं है, ध्यान रखना, पहले से हम एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो कई सारे शब्द मिलकर एक अर्थ जो अपने अंदर लेते हैं वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और जब हम ये शब्द बना लेते हैं तो इन शब्दों को मिलाकर हम एक भाव लेते हैं, और वो जो भाव सार्थक भाव होता है वही क्या मिलता है, बनता है, वाक्य बनता है। तो जब हम इस वाक्य के अंदर इन शब्दों को रखते हैं तो इन शब्दों को हम शब्द ना कहकर एक नाम देते हैं, पद। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पद शब्द है, इसका अगर अर्थ जानने की कोशिश करें तो क्या होगा इसका अर्थ? पद का अर्थ क्या होता है? शब्द ही होगा या कुछ और होगा? या आपने इस शब्द से पहले पद का मतलब कुछ और सुना हो? अर्थ, पूर्ण शब्द, और शब्द वाक्य में आने पे पद कहलाता है। इसके अलावा देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि आप जैसे पढ़ते हैं हम शुरुआत कर देंगे, पद के भेद, विकारी और अविकारी आराम से कर लेंगे, कल जैसे ही देखा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना उसकी जड़ तक जाएं, आपको वो चीज़ पता चले, रियल में रटना ना पड़े। एक बार आपने यहाँ पे पढ़ा, ध्यान रखिएगा, हिंदी को ऐसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमारी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, आप अपने 24 घंटे में से सिर्फ वही दीजिएगा हिंदी के लिए। अपने घर पे जाके आपको कुछ और पढ़ना है। जब तक हमारी क्लास चलेंगी 2.5 महीने 3 महीने, उस समय हिंदी का बस वही हिस्सा होगा जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो उतने में ही आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं जो आपको फोकस करवाना चाहती हूँ वो ये कराना चाहती हूँ कि हम स्टार्टिंग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है पद के भेद, आखिर इसका मतलब क्या है। जब इसका मतलब हमें पता चलेगा तभी चीज़ें हमें आगे समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पे ये चीज़ पाते हैं कि हमने देखा कि शब्द को हमने पद का नाम दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, आप लोग जो यहाँ पे आए हो किसी चीज़ की तैयारी करने आए हो,
आपको जॉब चाहिए, और जब जॉब मिल जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? बस ये देखो, इनको तो बीवी मिलेगी, मतलब जॉब लगने से आपको बीवी मिल जाएगी आसानी से। जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको एक पदवी मिलेगी, एक पद मिलेगा, है ना, पोस्ट जिसे कहते हैं। तो कुछ समझ में आया? पद का मतलब क्या होगा? जैसे अगर आप यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप दरोगा बन जाएंगे, तो ये दरोगा क्या है? आपकी पद, यानी आपकी पदवी। तो ऐसे ही हम शब्दों को कुछ पद प्रदान कर देते हैं, तो वही पद और उन्हीं के भेद हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। शब्द तो हम लोगों को मिल गए, हमने सबको जोड़ के बना लिया। अब यहाँ पे हम वो जो शब्द हैं उनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उनको एक पदवी मिलेगी, और वो पदवी कौन सी होती है, वो पद कौन से होते हैं, हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात समझिए, मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि ये चीज़ हमारी होती है। आप देखिए, पद दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द विकार से मिलकर बना है। अब कैसे आपको याद रखना है? ऐसे तो रट लो बिल्कुल, विकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह से। लेकिन आप अगर इस शब्द के अंदर तक जाते हैं तो आपके पास एक पंथ दो काज होते हैं। एक तो आपको परिभाषा समझ में आती है, दूसरा आपको शब्द ज्ञान होता है, और कहीं पर कोई भी शब्द दिखाई देगा आप आसानी से पहचान लेंगे किससे बना है, कैसे बना है, किस तरह से। और ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको पूरा जब शब्दों का वर्गीकरण दिखाया था, आपको यही बताया था कि आपकी परीक्षा में वो केवल शब्द पूछता है, कुछ और पूछता ही नहीं है। बस वाक्य को अगर हम छोड़ दें तो पूरा का पूरा हमारा क्या था? शब्द ही था। तो फोकस हमें शब्द पे करना है। तो यहाँ हम जब इस शब्द के बारे में देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये विकार से बना है, और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा कहती है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, इसमें लिख लीजिए इसके आगे, यहाँ से आगे कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अजय, ये लॉक है, अनलॉक करके दो। चलो देखो, तो ये आप लोगों ने लिख लिया, चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम इसी के साथ यहाँ पे सीखते हैं, शब्द दिया है हमारा अविकारी। अविकारी शब्द के सामने हम यहाँ पर इस विकारी के आगे ही हमने ये अ लगाया है। इस अ का मतलब होता है नहीं से। ठीक है, तो नहीं मतलब अब हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारी परिभाषा हो जाएगी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्या कहलाएंगे? अविकारी कहलाएंगे। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई यहाँ पर कि हमने विकार शब्द से उठाया परिवर्तन, और जिनमें परिवर्तन होता है इन चारों में से किसी एक के आधार पर या इन चारों से, तो वो हमारे कहलाते हैं विकारी, और जो जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो हमारे कहलाते हैं अविकारी। ये भी हमारे चार प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, ठीक, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बोधक लिख लेना, उधर मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग ये 5 प्रकार के बोलते हैं, निपात नाम का एक शब्द भी जोड़ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 प्रकार के ही होते हैं। निपात नाम देना अलग से, ये सब बस ऐसे ही है, बेकार वाली चीज़, क्योंकि जो शब्द निपात के अंदर आते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्रिया विशेषण या संबंध बोधक इन सब में ही पढ़ लेते हैं, और अलग से उनको पढ़ना उचित नहीं होता, वो उसी में आ जाते हैं, उसी चीज़ को फोकस करते हैं, विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 अविकारी और 4 हमारे विकारी हो जाते हैं। तो अब ये ही वो पद हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा पद को। इसमें मैंने कल की क्लास में ऐसे भी आप लोगों को बताया था कि अब सवाल उठता है हमारा कि कैसा प्रभाव पड़ता है, तो मैंने कल बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। इन पे प्रभाव जो पड़ता है वो किस प्रकार का पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको शब्द दिया यहाँ पर लड़का, और मैंने आपसे कहा कि इसका स्त्रीलिंग बनाइए, तो क्या बनाते हैं आप? लड़की। तो ये जो शब्द हमने बनाया लड़का से लड़की, ये इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ा है। और उसी तरह से अगर हम इसका वचन बनाएं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़के हो जाएगा, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लो सवाल उठता है कि हमारे कारक का कैसे प्रभाव पड़ेगा। कारक के बारे में भी आपने सुना होगा, कारक का प्रभाव कैसे पड़ेगा किसी शब्द पर। तो जैसे मान लो शब्द है हमारे सामने एक मैं, आपने सुना होगा मैं शब्द को, शब्द है मैं। इस मैं के साथ अगर हम को कारक चिन्ह रख देते हैं तो शब्द हमारा क्या बनता है? मुझको। ये जो नया शब्द बन के आया है ये ही क्या है? कारक का इस पर प्रभाव है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? इसी तरह से होता है। अब जैसे मान लो हम कहें एक शब्द आ गया काल, काल का प्रभाव पड़ना। तो कई बार हम जैसे क्रिया को देखते हैं, तो जो हमारी क्रिया है उस क्रिया पर काल का प्रभाव पड़ता है। क्रिया पर शायद कारक का प्रभाव न पड़ता हो, वहाँ पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इन चारों में से किसी एक का, किसी 2 का, किसी 3 का या चारों का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है? तब विकारी और अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें ही एक लास्ट क्लास में एक छात्र ने क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये दिमाग में आता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द मान लो हमारा ये वह दिया है, उसने ऐसे पूछा था कि वह शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो वह का तो स्त्रीलिंग नहीं बन रहा है, ये तो वैसा ही रह रहा है, तो इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसका ऐसा कहना है कि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये कैसे हमारा विकारी हो जाता है। तो बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो हम वाक्य बनाते हैं कि वह जाता है, वह जाता है, इससे इस वह का बोध आपको क्या होता है? पुल्लिंग, यानी कोई लड़का है। और अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि वह जाती है, तो इस वह का अर्थ आपके दिमाग में क्या आएगा? स्त्रीलिंग। तो बताइए कि शब्द पर ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके मन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? भाव तो चेंज हो गया ना। तो इसलिए इस तरह से ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सर्वनाम होते हैं उन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। अगर हम वचन बनाते हैं तो वचन से वह का तो वे हो जाएगा, वो तो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जो कभी कभी जो लिंग होता है उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, यानी हमारे भाव पर ही पड़ता है, ऐसे नहीं दिखाई देता। तो ऐसा नहीं है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा या हमें इस तरह से करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस बात को समझ रहे हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब
हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, हमें ये पता चल गया है कि हमको पढ़ना क्या है अगले दिनों में। देखो ऐसे तो देखने के लिए हमारे ये विकारी अविकारी एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे अगर हम चाहें तो, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जब हमें पढ़ना होता है तो हमें एक एक को बारीकी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा इतना सरल है कि आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। हम इसकी परिभाषा बचपन से पढ़ते आए हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या जीव या स्थान के नाम का बोध होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ किताबें, कुछ शिक्षक ऐसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम ही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, किसी चीज़ का नाम ही क्या है? संज्ञा है। या कई बार संज्ञा को नाम ही कह दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो संज्ञा को नाम शब्द से ही पढ़ते हैं। तो ये इसमें सच्चाई है कि संज्ञा वो है जो किसी भी चीज़ का नाम, अब किसी भी चीज़ का नाम आप जैसे दे सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम। ये बताइए, ये जो यहाँ पे प्रकाश है, ये प्रकाश नाम जो हमने दिया, ये संज्ञा होगा? ये हमें दिखाई दे रहा है? हम प्रकाश को सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है वो भी, जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी, चाहे वो हम उसे छू सकें चाहे हम उसे ना छू सकें, हम सिर्फ जब किसी भी अवस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का नामकरण कर देते हैं, वो ही क्या है? हमारा संज्ञा कहलाता है। अब अगर हमने ये वाली चीज़ पढ़ ली तो सवाल उठता है कि जब हम दौड़ना कहते हैं, वो भी तो एक अवस्था का नाम ही है, फिर हम उसको क्रिया क्यों कह रहे? क्योंकि ये वाली बात, ये वाला सवाल आपके दिमाग में आएगा जब हम फिर से क्रिया पढ़ेंगे। तो अब इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो। जो हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है कि हर एक चीज़ के नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं, तो इसमें आपको सुधार ये करना है कि हम उन नामों को संज्ञा कहेंगे जो विशेषण से अलग हैं। ठीक है, हम कुछ नामों को विशेषण कहेंगे, कुछ नामों को हम सर्वनाम कहेंगे, उन्हें निकाल देंगे, और कुछ नामों को हम क्रिया कहेंगे। तो उनको जब हम निकाल देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो लगभग हमारा सारा क्या बचता है? संज्ञा बचता है। और फिर हम कैसे पहचान करेंगे सर्वनाम की, विशेषण की और क्रिया की? तो उसकी पहचान हम जब उनको पढ़ेंगे तब करेंगे। अब इसमें मुद्दा आता है कि हम संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। तो ये जब हम इस वाली परिभाषा को पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में, अच्छा यहाँ पे उदाहरण करके आप जैसे में लिख सकते हो, राम, मोहन, गीता, कविता आदि। यहाँ नीचे लिखा है ना, आप किस उसमें स्पेस होगा जहाँ पे परिभाषा लिखी है, इसके साथ आपको ऐसे लिख लो, जैसे राम, मोहन, किताब, दिल्ली आदि, प्रकाश आदि। इस तरह से जब हम इसकी ये परिभाषा पढ़ लेते हैं कि हर एक चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किन किन शब्दों को संज्ञा कहेंगे और किन किन शब्दों को हम सर्वनाम और इन सब में रखेंगे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे हमको बताया जाता है। पॉइंट मिटा दूँ इसको। जैसे हम कह सकते हैं कि हम संज्ञा की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पॉइंट आता है, संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। तो प्राणीवाचक का मतलब है सजीव और अप्राणीवाचक का मतलब है निर्जीव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव। तो हम ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे सकते कि ये सजीव होते हैं कि ये निर्जीव होते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, प्राणीवाचक में आ गया जैसे लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, मोहन आदि। और अप्राणीवाचक में जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी आदि, ये आ गया। अगला पॉइंट आता है, संज्ञा शब्द गणनीय हो सकते हैं और अगणनीय हो सकते हैं। गणनीय मतलब जिनकी गिनती की जा सके और अगणनीय मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके। तो दोनों आ गए।
जैसे गणनीय, लड़का, किताब, बोतल, इन सारे शब्दों को 1 2 3 4 करके हम गिनती कर सकते हैं। और जैसे पानी, हवा, प्रकाश, इन सबको हम 1 2 3 4 करके गिनती नहीं कर सकते। तो यानी दोनों तरीके होते हैं। तो हम ऐसे भी नहीं रख सकते कि हम ये कहें कि ये शब्द गणनीय होते हैं और बाकी अगणनीय होते हैं, ऐसा भी नहीं रख सकते। तो दोनों चीज़ इसमें आ जाती है। फिर तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि हम संज्ञा शब्दों की पहचान कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमसे परीक्षा में जब पूछा जाता है कि वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि यानी अपादान, ये सब, इन सब पे वो आते हैं, यानी इन जगह पर आते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम ये कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान ये क्या है? तो ध्यान रखिए, इसके आज की क्लास के 6 दिन बाद हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे, उस दिन हमको समझ में आ जाएगी। तब तक ये तीसरा पॉइंट बस अपने दिमाग में रखिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमको संज्ञा को समझने में मदद करेगा। थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उदाहरण मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मान लो हमने लिखा राम सेब खाता है। ये हमारा वाक्य है, ठीक है। इस वाक्य में जब हम बात करेंगे कि ये राम कौन सा पद है, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, वाक्य में कर्ता कारक है, ठीक है। सेब क्या है, हमें पता चलेगा कि ये कर्म कारक है। तो हम इतना कह सकते हैं, जब हमें ये पता चल गया कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, तो फिर आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि राम एक संज्ञा है और सेब एक संज्ञा है। समझ गए? तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग से भी शब्दों के बारे में पता कर सकते हैं कि ये संज्ञा शब्द है या कोई और है, ठीक, इस तरह से। तो यही बात इसने कही है। तो अब ये कर्ता क्या है, संप्रदान, अपादान, ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं। अब हम अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही इसको देखेंगे कि हमारी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न इसके दोनों तरीके से पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। 2 तरीके से हम संज्ञा को बांट सकते हैं, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। जब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, तो 5 प्रकार की संज्ञा मानी जाती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, तो 3 प्रकार की। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया है, बताया है जब हम संज्ञा को पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और बहुत सिंपल है, एकदम से आप 5 मिनट के अंदर अंदर इसको सीख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर समस्या क्या आती है, उस पर भी बात करेंगे कि समस्या क्या होती है, पर उससे पहले जानेंगे कि ये 5 प्रकार हैं, इनको दोबारा पढ़ेंगे हम अभी। उससे पहले देखते हैं तीसरा प्रकार, जो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर दिया है कि संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। एक व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया जो अपने आप में विशेष है, एक मात्र, जो अपने आप में एकमात्र कोई भी चीज़ है, उसे हम व्यक्तिवाचक के अंदर रखेंगे। गणनीय में वे संज्ञाएं आ जाएंगी जिनकी गिनती की जा सके, और अगणनीय में वे संज्ञाएं आ जाती हैं जिनकी गिनती ना की जा सके। और सही मायने में अगर देखा जाए और मैं अपने विचार की बात करूं, तो हमें बस इन्हीं 3 भागों में ही इसको पढ़ना चाहिए कि जिनकी गिनती हो सके और जिनकी गिनती ना हो सके। अगर हम इन्हीं 3 तरह से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा सरल हमारे लिए हो जाए। लेकिन जब हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं, जो आधुनिक वर्गीकरण दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और एग्जामिनर के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद हम लोग इसको पढ़ते हैं कि ताकि छात्रों के लिए उलझन भरा रहे। तो देखो, आधुनिक वर्गीकरण, कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण किसके व्याकरण पर आधारित है? तो अंग्रेजी भाषा के व्याकरण पर आधारित है। हम अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में जब नाउन पढ़ते हैं तो नाउन को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो हमारे हिंदी के विद्वानों ने भी उसी के आधार पर इसको भी बांट दिया है, ठीक है। तो कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, 3 प्रकार से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
और जातिवाचक को फिर दो उपभेदों में बांटा है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इनको इसके अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि कई बार जो समुदायवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो जातिवाचक का भी भेद प्रकट करती हैं, और इसी तरह से जो द्रव्यवाचक में होती हैं वो भी कई बार जातिवाचक का भी भेद प्रकट करती हैं। तो इसलिए इसके अंदर रखा है। एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं और जानेंगे इनको कि इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास जो नोट्स है ये बताइए, व्यक्तिवाचक परिभाषा लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है ना? तो चलो बस ध्यान दो, और जिनके पास रफ है तो वो चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो सामने देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो न समझ पाओ आप। पंक्ति कहती है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम या स्थान के नाम इन सब का बोध कराए वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब विशेष व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? विशेष व्यक्ति का मतलब है किसी एक के बारे में बात हो रही है, यानी उसके जैसा कहीं और नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, उदाहरण जैसे हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के जो नाम होते हैं सबके अपने अपने नाम किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे सुभाष चंद्र, भरत, सीता, सुनीता, ये सबके नाम हैं, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मान लो हमारी क्लास में यहाँ पर किसी का नाम है मोहन, और एक मोहन नहीं है, दो मोहन है, तो आप कहेंगे कि अब तो ये जाति हो गई। तो ध्यान रखिएगा, वो जाति कभी नहीं होती, भले ही 10 नाम क्यों ना हो मोहन के। वो जो एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है वो अपने आप में ही खास है। तो इसलिए हम हर व्यक्ति के नाम को किस में रखते हैं? व्यक्तिवाचक के अंदर रखते हैं। आगे दिया है प्राणियों के नाम। जैसे देखो शब्द दिया है ऐरावत और ब्रैकेट में दिया हुआ है हाथी। तो इसमें से कौन सा शब्द है व्यक्तिवाचक, ऐरावत या हाथी? ऐरावत, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर हमारे छात्र क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, कभी कभी हमारे छात्रों की आदत होती है ना एकदम से ऐसे पढ़ने की, बिल्कुल जो दिया है उस पर दिमाग नहीं लगाना, रटने की होती है। तो ऊपर देखा कि व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है, तो यहाँ से सारे शब्दों को, जितने भी यहाँ शब्द लिखे हैं सबको व्यक्तिवाचक में मान लेंगे। फिर वो व्यक्ति शब्द को भी, प्राणी शब्द को भी, स्थान शब्द को, इन सबको भी कहेंगे कि ये भी तो यहाँ लिखे हैं। तो इनका मतलब समझ के चलना है आपको कि व्यक्ति के नाम की बात इसका मतलब नहीं है, इससे है, ठीक है। व्यक्तिवाचक के अंदर प्राणियों के नाम की बात कही है। हाथी अपने आप में दुनिया के सभी हाथियों की प्रजाति के बारे में बात करता है, तो वो जातिवाचक में आता है। लेकिन हाथियों में एक ऐरावत नाम का हाथी था, तो ये ऐरावत शब्द ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसी तरह से कामधेनु नाम की एक गाय थी, तो वो अपने आप में एक है, तो ये व्यक्तिवाचक कहलाएगा, कामधेनु। ऐसे ही चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो घोड़ा तो बहुत है, मतलब घोड़े तो सारी दुनिया के हैं, वो तो घोड़ा शब्द तो जातिवाचक है, हमें पता है, लेकिन घोड़े का जो नाम है चेतक, वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से स्थानों के नाम दिए, दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई, जापान, मुंबई आदि, ये सब क्या है? ये जगहों के नाम हैं, और ये अपने आप में क्या है? स्पेशल हैं, अनोखे हैं, विशेष हैं। तो ये किस में आएंगे? सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। दिशाओं के नाम की बात करें तो उत्तर अपने आप में एक ही दिशा है, ठीक है। दक्षिण, पश्चिम, ये सब। समुद्रों के नाम की बात करें, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, सब एक ही सागर की बात कर रहे हैं। मतलब जो अगर हमने हिंद महासागर कह दिया तो हिंद महासागर एक ही जगह पे है, विशेष है अपने आप में। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा आदि। उसी तरह से पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, उत्सवों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैंने महीनों के नाम, लिखा है मैंने मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी आपका जातिवाचक में आएगा। यहाँ इस आदि लिखने का मतलब है हम पूरे 12 महीनों की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। कभी ऐसा भी करें, नहीं तो ऐसे हैं मेरे छात्र, मेरे पास क्वेश्चन आया व्हाट्सएप पे, मैम क्या जनवरी फरवरी व्यक्तिवाचक नहीं होगा क्या?
तो मैंने कहा क्यों, किसने मना किया? कि आपने बस इतना ही लिखा है। तो इतना ही लिखे का मतलब ये नहीं है कि जो मैंने लिखा है बस उतना ही, आपको समझना है। आदि का मतलब होता है इसी प्रकार के और भी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अब इसमें जैसे मान लो बुधवार नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि बुधवार विशेष में नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक में। चलो वाक्य प्रयोग करिए इसमें। हाँ हाँ, देखो वो होली हर एक ही दिन में मनाएंगे ना सब, और सब यही कहेंगे कि हम होली मना रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि हम बरसाने की होली मना रहे हैं, कि हम यहाँ की होली मना रहे हैं या नहीं, वो चीज़ नहीं। तो वो त्योहार का नाम तो एक ही है, तो त्योहार का नाम एक ही है, या फिर उस नाम से एक ही त्योहार के बारे में पता चलता है, और वो एक ही दिन सब मनाते हैं अलग अलग। तो इसलिए क्योंकि वो उत्सव है, पर्व है एक, तो एक ही नाम है, तो वो विशेष में रहेगा। अब उसमें चाहे जितने भी हों, ठीक। चलो वाक्य प्रयोग करके हम यहाँ पे समझते हैं। एक वाक्य लिखिए, जैसे हमने लिखा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। वाक्य आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आ जाता है? ऐसे प्रश्न देगा और आपसे या तो किसी एक शब्द को रेखांकित करके पूछेगा कि यह कौन सी संज्ञा है, या आपसे पूछेगा कि इस वाक्य के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताइए इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं? भारत, दक्षिण और हिंद महासागर। कैसे पहचाना आपने? भारत एक किसी विशेष देश का नाम है, ठीक है। दक्षिण किसी दिशा का नाम है, और यह किसी सागर का नाम है, और ये तीनों ही अपने आप में क्या हैं? स्पेशल हैं, विशेष हैं। तो आपने पहचान लिया। तो इनके नीचे रेखांकित करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक। एक उदाहरण और लिख लीजिए इसके नीचे अगर स्पेस हो तो। जैसे तुम्हें कल दिल्ली जाना होगा। तुम्हें कल दिल्ली जाना होगा। ऑनलाइन में हमारे एक छात्र पूछ रहे हैं कि मैं पहली बार आज पढ़ रहा हूँ, आप कैसे पढ़ाएंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में डिटेल में पढ़ाएंगी क्या? अब ये कौन है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, मैंने आपको क्लास में आते ही पहले बता दिया है कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो पॉइंट शुरू हुआ है वो पद के भेद से शुरू हुआ है, और पद के भेद में हम सबसे पहले संज्ञा को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारी क्लास एकदम स्टार्टिंग से चलेगी। अगर आप पहले दिन आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो हमारी हिंदी इस तरह से राउंड फिगर में चलती है। 3 पार्ट हम लेके चलते हैं। पार्ट 1 जिसमें हम वर्णमाला से शुरू करते हैं, पार्ट 2 जिसमें हम पद के भेद से शुरू करते हैं, और पार्ट 3 जिसमें हम अलंकार से शुरू करते हैं। और ये जो हमारा बैच होता है ये एकदम साइकिल में चलता है। हमारे बैच का जो टाइमिंग है वो आप 3 मंथ मान के चलिए, पूरी छुट्टी लगा के हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी से दौड़ा के पढ़ा दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने पहले ही बताया है कि आप अपने 24 घंटे में से ये 1.5 घंटे चुनिएगा जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। घर पे जाके आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको यहीं पे मेरे साथ बैठ के ही पढ़ना है, यहीं मैं आपको याद कराऊँगी। तो अब 3 महीने इतने होते हैं, और वैसे भी हमारा एक ही बैच चल रहा है 5 बजे। तो जिस छात्र ने अगर यहाँ पे एडमिशन ले लिया
और भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा लंबा। तो इसलिए मैंने इसे 3 टुकड़ों में बांटा है। लगभग 20 से 24 क्लास हमारी यहाँ होती हैं, 20 से 24 क्लास हमारी यहाँ होती हैं और 20 से 24 क्लास हमारी यहाँ होती है। लगभग इस तरीके से ये चलता है। तो इसमें यानी 20 क्लास के बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो बैच है वो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। पद के भेद, तो यहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया है, तो इस तरह से आप पद के भेद पढ़ेंगे, यानी संज्ञा और संज्ञा से लेके सारी चीज़ें और वाक्य शुद्धिकरण, इनको पढ़ते हुए फिर अलंकार, रस, छंद, रचनाकार, साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसमें अपठित, गद्यांश, पद्यांश, ये सब पढ़ते हुए फिर हमारा यहाँ से बैच जो आएगा ये वर्णमाला से शुरू होगा और फिर इस तरह से सारे ऐसे ही सर्कल चलेगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर आप ये कहें कि किस पॉइंट से क्लास में आना उचित रहता है, जैसे हमारे कुछ छात्र कहते हैं कि वर्णमाला से ही क्लास होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो सबसे बेहतर बैच जिनका होता है एक बार में ही सीख लेना, जब वो अलंकार से शुरू करते हैं तो ये वाला आता है, क्योंकि लगभग 20 से 24 दिन की क्लास में वो हिंदी से रूबरू हो जाते हैं और जैसे ही वर्णमाला हमारी आती है तो वो वर्णमाला को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और फिर आगे की चीज़ भी उनको समझ में आ जाती है। पर आप कहेंगे कि मैम हमने तो वर्णमाला पढ़ा नहीं, तो हमको ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? तो ध्यान रखना, 3 टुकड़ों में इसको बांटने का यही मतलब है कि जो वर्णमाला से संबंधित टॉपिक हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ जो टॉपिक हैं जो हम पढ़ रहे हैं इनके लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान अगर नहीं भी है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ वही चीज़ें हैं जो आपस में हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो छात्र वर्णमाला से शुरू करते हैं उन छात्रों को अपना बैच कैसे कंप्लीट करना पड़ता है, वो यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ आके ही ख़त्म करते हैं, मतलब उसे 2 बार पढ़ना पड़ता है उनको, क्योंकि वर्णमाला इतनी आसान नहीं है। और जब हम शुरुआत करते हैं हिंदी में तो पहले से हमने उस ढंग से पढ़ा नहीं होता है, शुरुआत का हमारे दिमाग से निकल जाता है या पहली बार उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती तो हमें रिवीजन करना ही पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों का तो वैसे भी पार्ट नंबर 2 से शुरू हो रहा है बैच, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा कि जब तक वर्णमाला आएगी तब तक आप हिंदी में पक्के हो चुके होंगे। और जिस समय आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैम ये तो आप बिल्कुल उल्टा ही बता रहे हो, पहले तो पढ़ाना चाहिए वर्णमाला। तो मुझे पता है आप ए आ ई ये सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए ये ए आ ई है। तो इसके लिए हिंदी से एक बार थोड़े से रूबरू हो जाओ, फिर यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं वो संज्ञा की कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास में देखो आप लोग जो बोल रहे हैं कमेंट देखो प्लीज़, बार बार इस तरह से कमेंट आप मत करिए। कमेंट देख के अब मैं क्या आप लोगों से बातें करती रहूँ, फिर मैं पढ़ाऊँ नहीं? आप लोगों को पता है मेरे पढ़ाने का जो मुझे आज पढ़ाना है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। अगर मैं आप लोगों से बातें करने लग जाऊंगी तो फिर वो तो टाइम और बढ़ जाएगा, और फिर जो मुझसे बात करना चाह रहा है उसके लिए तो वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है ना, उनके लिए तो टाइम वेस्टिंग है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। मैं अपनी क्लास में कमेंट नहीं लेती हूँ, आज पहले दिन की क्लास है इसलिए ले रही हूँ, तो आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है यहाँ पे कमेंट लिखने का। आराम से बैठ के पढ़िए चुपचाप। आपको यहाँ पे निधि एकेडमी की क्लास मिल रही है घर पे बैठे इतने आराम से, बहुत आसानी से, तो इस अवसर का लाभ उठाइए और आराम से पढ़िए। ठीक है, तो शिकायतें मत करिए। चलो, तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ली थी, अब हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा है ही आप लोगों के पास? चलो देखो, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द, जिन शब्दों से हमको किसी प्राणी, वस्तु, समुदाय की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। देखो ध्यान से समझना कि हमें ऐसे शब्दों की पहचान करनी है जिस शब्द के पीछे उस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, मतलब हम हर किसी के लिए वो यूज़ कर सकते हो वो शब्द। जैसे उदाहरण दिया है मनुष्य, तो ये मनुष्य शब्द जातिवाचक है, ये आप कैसे पहचानेंगे? क्या कोई एक विशेष होता है या हम हर व्यक्ति को मनुष्य कह सकते हैं? हर व्यक्ति को कह सकते हैं, तो ऐसे समझना है। लड़का कोई एक होता है या दुनिया के सभी लड़कों को हम लड़का कह सकते हैं? ठीक है, सभी को कह सकते हैं। ऐसे ही लड़की, सभी लड़कियों को लड़की कह सकते हैं। गाय कोई एक होती है या सभी प्रकार की गायों को गाय कह सकते हैं?
चाहे वो काली हो, चाहे भूरी हो, चाहे कैसी अमेरिकन हो, देसी हो, कैसी भी, ये तो हम इतने सारे उसके अंदर बना देते हैं फिर। तो यानी गाय, हम हर किसी को, जो जो गाय होती हैं, हर गाय को हम गाय कह सकते हैं। तो वही किसको दिखा रहा है? जाति को। ऐसे ही बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, तो अब इसमें जितने भी नाम आते हैं उनको आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो हम फल की बात करते हैं, फल शब्द है, आपको ये बात समझ में आती है कि हम जो फल होते हैं जैसे आम, केला, सेब, चीकू, अमरूद, इन सब को हम फल कह सकते हैं। मान लो अगर अमरूद रखा है तो हम उसको केवल अमरूद नहीं, हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का फल है। तो अपने पीछे वो एक प्रकार की जाति का बोध करा रहा है, तो हम उसको किस में रखेंगे? जातिवाचक में। ऐसे ही सब्जी, तो शब्द समझ में आ रहे हैं ना कि हम किस तरह से करेंगे। चलिए वाक्य प्रयोग करिए इसमें, यहाँ पर लिखिए, वाक्य लिखिए। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। दूसरा वाक्य लिख लो। भारत एक नदियों का देश है। भारत एक नदियों का देश है। ये दो वाक्य आप लोगों ने लिखे, आपको बताना है इन वाक्यों के अंदर जातिवाचक संज्ञा क्या क्या है। नारी, देवता और नदियां, तो इनको रेखांकित करिए और इनके नीचे लिख लीजिए जातिवाचक। तो आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है कि मान लो ऐसे पूछा गया कि भारत नदियों का देश है, नदियों को रेखांकित कर दिया गया और आपसे कहा गया कि यह किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप पहचान लेंगे नदी का मतलब सभी नदियों की बात कर रहे हैं, तो जातिवाचक को दिखाता है जी। देश भी जातिवाचक है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है आपने देश लिखा है, तो ये भी जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि हर देश की बात कर रहा है वहां पर, तो देश शब्द भी किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। आगे देखो, चलो इसमें तीसरा आता है हमारा। अब इससे तीसरा पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जातिवाचक दिया है इसके दो उपभेद दिए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहती है कि जो संज्ञा ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु, देखो ये जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको आपको पॉइंट करना है। इसके लिए द्रव्यवाचक के लिए बहुत उलझन हो जाती है हमारी परीक्षाओं में यहाँ से जब प्रश्न आ जाता है। जातिवाचक की जब भी बात करेगा तो ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु, इन शब्दों के बारे में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। जब आप विज्ञान में पढ़ते हैं, जिन जिन शब्दों को आपने ठोस में पढ़ा है, जिन जिन शब्दों को आपने द्रव, गैस, धातु और अधातु के अंदर विज्ञान में पढ़ा है, उन सभी शब्दों को यहाँ पर आप क्या माने? द्रव्यवाचक संज्ञा माने, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप उनको पहचान कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत ही होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु जो शब्द हमारे होते हैं या इनको जो प्रदर्शित करते हैं वे शब्द, वे क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक कहलाते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस में हम देखें तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा आदि, ठीक। उसी तरीके से धातु में सोना चांदी आ गया, अधातु में प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक आदि आ गया। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम अगर हम इन सारे शब्दों पर देखें तो क्या ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकते? आ रहा होगा ना दिमाग में। जैसे ऑक्सीजन, वैसे तो सारे ही अपने आप में स्पेशल हैं, तो फिर इनको क्या हम व्यक्तिवाचक में नहीं रख सकते? तो सवाल ये उठता है, तो बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि अगर आ गए तो। पर आप व्यक्तिवाचक में रखने से पहले इनको कहाँ पर ले जाएंगे?
द्रव्यवाचक में। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो भी शब्द आपको ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु के अंदर जो आपने साइंस में पढ़ा है वो दिखें तो सबसे पहले आप उनको द्रव्यवाचक में लगाना। यहाँ से आपकी परीक्षा में बड़ा एक मतलब अलग तरह का प्रश्न बन जाता है। आपसे कई बार ऐसे पूछेगा, वाक्य आपको दे दिया कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वाक्य दे दिया और ऑक्सीजन को रेखांकित कर दिया। आपसे कहेगा कि आपको इसकी संज्ञा बतानी है और ऑप्शन में दे दिया व्यक्तिवाचक, ऑप्शन में दे दिया जातिवाचक, ऑप्शन में दे दिया द्रव्यवाचक। तो अब आपको एक यहाँ पे बड़ा सस्पेंस खड़ा हो जाएगा कि ऑक्सीजन तो अपने आप में एक है, विशेष है, तो व्यक्तिवाचक भी है। और फिर अगर देखें तो ऑक्सीजन तो क्या है, गैस है, तो ये हमारी किस में आ जाएगी, द्रव्यवाचक में भी। तो फिर यहाँ पे मुद्दा आता है कि आंसर क्या लगाएं, और इसी तरह के प्रश्न हैं जो हमको परेशान करते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखिए, फोकस रखिए कि जो भी शब्द आपको दिखाई दे कि हमने विज्ञान में इनको ठोस, द्रव, गैस और धातु अधातु के अंदर पढ़ा है, वे सारे शब्द हमारे किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। और अगर मान लो ऑप्शन में हमको द्रव्यवाचक नहीं मिलता, मान लो ऐसे दे दिया कि भाववाचक दे दिया और जातिवाचक दे दिया, समूहवाचक दे दिया और हमें एक व्यक्तिवाचक दे दिया, तो ऐसे में फिर वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। तो इसलिए बदलता है यहाँ पे, इसी वजह से संज्ञा हमारी थोड़ी टफ हो जाती है। तो वो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बात समझ में आ गई? वाक्य प्रयोग इसमें कर लीजिए। एक वाक्य लिखिए इसमें, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। क्या लिखा आप लोगों ने? जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। ठीक है, एक और वाक्य लिखो, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इस प्रश्न को मैं बताऊंगी, तसल्ली से बैठ जाइए। मेरी क्लास का एक नियम याद रखिए, जब मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है और आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट को रफ कॉपी पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में नहीं। क्लास खत्म होने दीजिए या वो टॉपिक खत्म होने दीजिए। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, अगर तब तक आपका डाउट बचा रह जाता है तो फिर आप पूछिए, अन्यथा जब तक क्लास खत्म होगी आपके सारे डाउट समाप्त हो चुके होंगे। तो इसलिए परेशान ना होइए, आप जो डाउट पूछ रहे हैं इस डाउट को मैं पूरा पढ़ाने के बाद फिर से करवाऊंगी। बताइए, ये जो दोनों वाक्य आपने लिखे हैं, इन दोनों वाक्य में हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी? कोयला, हीरा और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आसानी से समझ गए? अरे बहुत आसान है, बस हम ना ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, नहीं लग रहा? चलो देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। परिभाषा के पीछे छिपे हुए अर्थ को समझना बेहद जरूरी है, तो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। इसने कहा है जो समूह का बोध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, किताबें बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें लिख देती हैं, हमको ना बस एक पॉइंट पे फोकस करना है। इसकी जो चाबी है वो इस चीज में है, वो शब्द जो अपने पीछे किसी समूह का बोध कराएगा। उदाहरण दिया है मेला, किसी एक व्यक्ति एक चीज से तो नहीं होगा, इसके पीछे समूह होगा, झुंड होगा। दल, दल किसी एक व्यक्ति से तो नहीं होता। सभा, जनता, सबके बारे में पता है, सब क्या है, सबके पीछे क्या है, समूह है। सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी आदि, इन सबके पीछे क्या है, एक समूह का बोध होता है। तो जो समूह का बोध करा रहा है वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक या समुदायवाचक, दोनों ही नाम आते हैं, अलग अलग किताबों में मिलेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। एक पॉइंट इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा एक वचन होते हैं। अक्सर ये सारे शब्द आपके एक वचन में ही प्रयोग होते हैं।
हम कहते हैं जैसे जनता शब्द बहुत बार पूछा जाता है, एक वचन है कि बहुवचन। सवाल उठता है जनता एक आदमी से तो नहीं बनती, सबसे बनती है, फिर एक वचन कैसे आ गया? क्योंकि सभी को मिलाकर हमने एक इकाई बना दिया है, इसलिए वो एक वचन है। जैसे सेना की बात करते हैं तो सेना के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, इतने सारे जवान होते हैं, लेकिन वो सब जोड़ के हम क्या कर देते हैं, एक शब्द में पिरो दिया तो वो हमारा क्या हो गया, सेना बन जाता है। इसीलिए वो समूहवाचक संज्ञा में आता है और समूहवाचक संज्ञा हमारी प्राय एक वचन होती हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रहेगी। वाक्य प्रयोग इसमें कर लीजिए, लिखिए। हाँ जी, मास्टर मतलब टीचर वाला मास्टर जो है वो जाति को बोध कराएगा। हाँ, मतलब मास्टर के पीछे समूह थोड़ी है। हाँ, तो जातिवाचक है, आप हर किसी को मास्टर कह सकते हैं, है ना। तो दोनों में अच्छा ये हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि इसका अंतर क्या है। तो एक बात ध्यान रखिए, जो आपका समूहवाचक है उसमें जातिवाचक भी छिपा हुआ है। कैसे, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। वाक्य प्रयोग कर लीजिए। आपने अभी देखा कि जब हम इसके भेद के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों जातिवाचक के उपभेद हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के अंदर जातिवाचक तो अपने आप ही निहित है, पर आपको पहले इन दोनों को अलग अलग करना है। और कई बार ऐसा होता है कि वाक्य की प्रकृति के अनुसार आपको ऐसे पूछा जाएगा कि समूहवाचक में कोई शब्द पूछ लिया, लेकिन उसमें आप जाकर चाहकर भी समूहवाचक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बोध करा रहा है जाति का। तो वो कैसे होता है, अभी हम इनको पढ़ने के बाद अभी हमें बहुत सरल लग रहा है। तो संज्ञा इतनी सरल है तो फिर यहाँ से इतने प्रश्न क्यों हमारे गलत होते हैं? तो गलत क्यों होते हैं वो तो मैं अभी बताऊंगी। अभी बताया कहाँ है? अभी तो मैंने आपको ये कहा ना, सरलतम सरल चीज को देखिए, जो आपको दिक्कत करेगा वो भी मैं अभी बताऊंगी, आज ही की क्लास में बताऊंगी, टेंशन मत लो। लिखो, वाक्य प्रयोग करो। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का हूं। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का हूं। बताइए, इसमें परिवार जो शब्द है ये किस में आएगा? समूहवाचक में, क्योंकि परिवार के पीछे समूह होता है। ठीक, तो समूहवाचक में आ जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक नाम से भी हम, और देखो संज्ञा जितनी भी है पांचों की पांचों संज्ञा आप नाम से ही जान रहे हैं, उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। भाववाचक, भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब इसमें आगे जो लिखा हुआ है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। तो ये आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाववाचक में प्रत्यय जोड़कर, या निम्न में से वह कौन सी संज्ञा है जिसमें प्रत्यय जोड़कर हम उसे भाववाचक में बदल सकते हैं या हम किसी और चीज़ में बदल देते हैं, ऐसे प्रश्न आता है। तो उसके लिए लिखा हुआ है। इसमें देखो, सबसे पहले आपको जानना है इसके उदाहरण। अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता आदि ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। भाववाचक को थोड़ा सा समझना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शब्द दिया है जैसे अच्छाई, ये क्या है? एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कैसे जानेंगे आपकी एक भाववाचक संज्ञा है? कैसे पहचानेंगे इसके पीछे? भाववाचक संज्ञा को जानने के लिए एक छोटा सा तरीका है, मतलब एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका है कि जिस चीज़ को आप न देख सको, न छू सको, केवल महसूस कर सको, वो सारी जितने भी सारे शब्द होंगे उस भाव का बोध कराने वाले, वो सब के सब क्या होंगे? भाववाचक होंगे। तो अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, ये सब वही हैं। क्या आप इन्हें देख पाते हैं? सारे देखो शब्द जैसे जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, हरियाली, आशा, निराशा, क्रोध, प्रेम, शोक, घृणा,
ये सब, क्या आप इन्हें देख पाते हैं? नहीं, केवल महसूस कर पाते हैं। किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैम हम देख पाते हैं, तो बताओ, फिर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। किसी को लग रहा हो? सुंदरता आप देखते हो, देख पाते हो? अच्छा, ये बता सकते हैं कि वो सुंदर है या नहीं? हाँ, हरियाली। अच्छा, और बुढ़ापा। चलो सबसे पहले इनकी सुंदरता की बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या पैमाना है आपका सुंदरता को नापने का, कि क्या चीज आपके लिए सुंदर है? आपने जवाब खुद ही दे दिया, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही सुंदर है। तो एक देखिए, एक कीचड़ नाम की वस्तु है, उसमें एक प्राणी बहुत मजे से लेटता रहता है, क्या कहते हैं उसको? उसके लिए तो वही सुंदरता है, लेकिन आपके लिए तो नहीं है। आपके लिए क्या है? घृणात्मक है। तो आपने कैसे कह दिया कि आप सुंदरता को देख पा रहे हैं? फिर आप उसको बताइए कि अरे फूलों की क्यारी में जाके लेट, तुझे समझ में नहीं आता ये सुंदरता है, लेकिन वो उसको अच्छी लग रही है ना, इसलिए। तो सुंदरता ऐसे भी देखने वालों की आंखों में होती है। कोई चीज़ ना सुंदर होती है ना बुरी होती है, वो उसका नजरिया है जो उसको दिखाई। तो वो भी क्या है? महसूस। सिर्फ क्या है? महसूस करना। हरियाली की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, जैसे अभी इस समय जनवरी फरवरी के महीने के में अगर हम गेहूं के खेत में चले जाएं तो हरियाली होती है, आप देख पाते हैं। इतने बड़े बड़े पौधे हैं, है ना, उनमें जब पानी लगाते हैं तो हरे रंग के दिखाई देते हैं, हरियाली है पूरी। अब आप 2 महीने बाद जब वो फसल पक के तैयार हो जाए, आप फिर उसी खेत में जाके खड़े होइए, क्या आपके फसल कट के चेंज हो गई? वो गेहूं गेहूं नहीं रहा क्या? रहा है ना, गेहूं की फसल है, तब उसमें हरियाली है कि नहीं? नहीं। तो आपने हरियाली देखी थी कि पौधा देखा था? पौधे को देखा था। हरियाली को तो महसूस किया था, जहां पे आपको चारों तरफ हरा हरा दिख रहा था, और वो हरा भी वो हरियाली नहीं थी, वो किसी और चीज के कारण था, लेकिन आपको कैसा लग रहा था? वो हरियाली लग रही थी। जैसे कई बार हम कहते हैं, मान लो लंबाई चौड़ाई को हमारे छात्र कई बार कहते हैं कि हमें तो दिखाई दे रही है लंबाई। जैसे इन्होंने कहा बुढ़ापा, आप कहते हैं कि बुढ़ापा हम देख पाते हैं। हम बुढ़ापा नहीं देख पाते, हम एक अवस्था को देख रहे हैं, एक शरीर को देख रहे हैं। किसी व्यक्ति का शरीर है जिस पर झुर्रियां पड़ गई हैं, कमजोर हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप उस शरीर को बुढ़ापा नहीं कह सकते। आपने ये महसूस किया है कि ये झुर्रियां पड़ गई हैं, ये कमजोर हो गया है, तो अब ये अवस्था इसकी क्या है? बुढ़ापे की अवस्था है। तो आप उसको देख नहीं पा रहे, केवल महसूस कर रहे हैं। देख तो आप किसको रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, और छू भी उसी को पा रहे हैं। तो कहने का मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे हम प्रकाश की बात करें, या हम जैसे क्रोध की बात करें, या हम प्रेम की बात करें, ये सारी चीज क्या है? क्या हम इन्हें देख पाते हैं? क्या हम इन्हें छू पा सकते? नहीं, हम सिर्फ इन्हें महसूस कर पाते हैं। तो बस बहुत आसान तरीका है भाववाचक संज्ञा को पहचानने का, जिसे हम केवल अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, वही क्या है? भाववाचक है। वाक्य प्रयोग इसमें लिख लीजिए एक। लिखिए, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता देखने वाले की सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। दूसरा वाक्य, प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन का आधार है। और इन दोनों वाक्यों में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता और प्रेम, और भी है जीवन। ठीक है, हम जीवन को भी कहाँ देख पाते हैं? सिर्फ महसूस कर पाते हैं। एक अवस्था है, एक प्रकार की, आप कह सकते हैं कि किसी अवस्था का नाम भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, हाँ, मिठाई जातिवाचक संज्ञा में आएगी। भाववाचक में तो आप मिठास रख सकते हैं, ठीक है,
चलो अब उन्हें याद आई होगी कि क्या खाने वाने में है। अब देखो ध्यान रखना, जब आपने ये रूल पढ़ लिए और ये सारी चीज़, अब जब आप लेके आइए सारे शब्द अपने अंदर लेके आइए और फिर ये देखिए कि ये शब्द किसके अंदर फिट हो रहा है, कौन सी परिभाषा इसको संतुष्ट कर रही है, ये वहीं पे होगा उसी तरह से। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं इसको। कैसे? ठोस है ना, ऐसे तो सब आ जाएंगे। मैंने तभी कहा ना, मैंने संज्ञा पढ़ाने से पहले आपको कहा कि अगर मेरे विचार से देखा जाए तो मैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को पढ़ाना पसंद करूंगी, एकदम से पूरी तरह से सरल, बस 3 प्रकार की, विशेष, गणीय और अगणीय। तो हम उस तरह से पढ़ें। लेकिन अगर उस इतना सरल कर दिया तो फिर जो हमारे विद्वान होते हैं उनके पेट में दर्द नहीं हो जाएगा कि अरे फिर हम विद्वान कैसे, जब सबको बात समझ में आ जाएगी तो हम विद्वान कैसे। तो वो ऐसे सोचते हैं ना, इसलिए इतना उलझा के रखते हैं। पर कोई बात नहीं, हम लोग इनको समझ लेंगे दिमाग लगा लगा के। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बात और समझ लो। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ गया है कई बार कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है। तो अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्मली हमारी संख्या जो आंसर आपको देना है वो 5 प्रकार का, लेकिन सही मायने में तो 6 प्रकार की भी होती है ये। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी है लिखी हुई है, आप ध्यान दे लेना बस। ये बनाई जाती है, आपकी परीक्षा में आया था लास्ट जब पेपर हुए थे यूपीएसआई के, उस टाइम पे पूछा गया था प्रश्न। जातिवाचक से भाववाचक बना देते हैं हम, जैसे पुरुष से त्व प्रत्यय जोड़कर पुरुषत्व बना दिया, मानव में मानवता बना दिया। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे अपना में त्व जोड़कर अपनत्व, निजत्व आदि, ठीक है। विशेषण से मीठा में मिठास, ठीक है, प्रत्यय लगाकर। सुंदरता, सुंदर से सुंदरता बना दिया। इसी तरह से उदार से उदारता। क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं, जैसे थकान से थकावट, हंसना से हंसी। अव्यय शब्द में हम बना सकते हैं, जैसे परस्पर होता है तो पारस्पर्य हो जाएगा, या वाह वाह हम कहते हैं शब्द होता है, वाह वाही हो जाता है, गुणगान का अर्थ आ जाता है इससे, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रकार से इसके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप इसे कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मान लो शब्द है राम, तो राम में हमने त्व जोड़ दिया, रामत्व, तो क्या हो गया, वो भाववाचक हो गया। रामत्व मतलब राम का गुण, ठीक है। तो कई बार हम व्यक्तिवाचक से भी बना देते हैं। तो संख्या तो अभी आपको 5 ही बतानी है, क्योंकि नॉर्मली हमारी सारी किताबों ने क्या बता रखा है, बस ये 5 ही प्रकार की। तो आयोग ने अगर कभी प्रश्न पूछा तो वो 5 ही उसका आंसर मानने वाला है। पर आगे आप अपनी जानकारी के लिए इस भी चीज़ को भी रखिए कि हम विशेष व्यक्तिवाचक से भी बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे जो ये शब्द हमने पढ़े थे संज्ञा के बारे में, जैसे शब्द था हमारा परिवार, शब्द है जैसे परिवार। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे यानी ये कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताएंगे आप? समूहवाचक, क्योंकि आपने ये पढ़ा कि इसके पीछे समूह का बोध होता है। तो परिवार में कम से कम 2 व्यक्ति तो होते ही हैं तब बनता है, तो इसमें समूह है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि परिवार में जाति का भी बोध होता है, तो क्या आप इसमें इनकार करेंगे? क्योंकि परिवार, अगर हम कहें कि इस गांव के सभी परिवार अपना अपना राशन कार्ड लेकर जाएं, तो अब यहाँ पर परिवार क्या हो गया, किसको दिखा रहा है? जाति को दिखा रहा है। इसी तरह से एक शब्द आता है गांधी, यह आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऐसा वाक्य करते हैं कि यहाँ तो गांधी परिवार ने ही अपना राज चला रखा है, तो यहाँ जो गांधी है ये क्या हो गया, ये जाति को बोध करा रहा है। इसी तरह से शब्द आता है विभीषण। तो विभीषण शब्द, अगर हम ये कहें कि विभीषण कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक, क्योंकि विभीषण शब्द से आपको एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन आपको ऐसे दिया वाक्य प्रयोग करके कि वर्तमान समय में हर घर में एक विभीषण मिल ही जाता है,
और विभीषण यहाँ पे रेखांकित कर दिया और आपसे पूछा कि इसकी संज्ञा बताइए, यह कौन सी है, तो वो विभीषण के जैसे लोगों की जाति का बोध करा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि फिर तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमें कि कैसे क्या आंसर दें। तो समस्या कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको बस वाक्य के भाव पर फोकस करना है कि वाक्य का भाव किस ओर ले जा रहा है। सबसे पहले अगर खाली शब्द दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल शब्द दिया है तो आप उसके पहले जो हमने पढ़ा है पांचों में, आप उसकी तरफ जाइए। और अगर उसने वाक्य प्रयोग करके तब पूछा है तो पूरे वाक्य का भाव समझिए और तब उस शब्द का अर्थ निकालिए, तब बताइए कि वो कौन सी संज्ञा है। तो जैसे हम कुछ उदाहरण करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे दिया है, भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, एक ये वाक्य है। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता, दूसरा वाक्य ये है। और दोनों ही वाक्यों में गांधी शब्द को हमने रेखांकित किया है। तो बताइए पहले वाक्य में गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है और दूसरे वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो इसको लिख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। गांधी इस शब्द को, ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये हो गया जातिवाचक, ठीक है। तो दोनों को लिख लीजिए या सीधा लिख दीजिए, पहले इसमें इसको पॉइंट 1 बना के 1 में व्यक्तिवाचक और 2 में जातिवाचक, इसी तरह से। अगला पॉइंट है आपका, अगला बताइए, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। इसमें परिवार शब्द क्या होगा, समूहवाचक। और इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक। तो लिख लीजिए इसमें भी रेखांकित करके इसको। अगला वाक्य दिया हुआ है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है। यहाँ ऑक्सीजन रेखांकित करके दिया है, तो क्या होगा, देखो भाव हमें सीधा वही बता रहा है कि हमें एक गैस की आवश्यकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, तो पहला हमारा फोकस किसकी तरफ होगा, द्रव्यवाचक। अगर ऑप्शन में द्रव्यवाचक ना हो तब हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा दिया है, राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। तो व्यक्तिवाचक, आज के समय में हर परिवार में एक विभीषण मिल ही जाता है, तो जाति को दिखा रहा है। मुझे फलों में आम बहुत पसंद है, आम हो गया व्यक्तिवाचक। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं, जाति को दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान रखना, जैसे शब्द है हमारा फल, हम इसको जातिवाचक में रखते हैं और इस फल के पीछे जितने भी नाम आएंगे, सेब, केला, अमरूद, आम, ये सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। और ये नाम जब कभी अकेले आए हों तो हमेशा किस में रहेंगे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन मान लो अगर जैसे ही शब्द आम है किसी वाक्य में आ गया और उस वाक्य का बोध ये हो रहा है कि आम कई प्रकार के हैं, तो हम उसको किस में रखेंगे, फिर जातिवाचक में। क्यों रखेंगे, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ये जो वाक्य दिया है कि उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं, तो अब आपको आम की क्या दिखाई दे रही है, प्रजाति दिखाई दे रही है, तो फिर वो हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। ऑनलाइन में एक छात्र ने क्वेश्चन पूछा था शब्द बकरी से लेकर, कि जैसे बकरी है तो बकरी अपने आप में क्या हो गई, एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन बकरी के और कई सारे प्रकार होते हैं। तो जैसे मान लो शब्द है बकरी, अब ये जातिवाचक क्यों है, तो आपको भी पता है कि एक किसी विशेष प्रकार की बकरी होगी, यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, तभी तो इन सबको कॉमन एक साथ क्या बोला गया है, जातिवाचक में रखा गया है, जो किसको दिखा रहा है, जाति को। तो ये जो इसकी विशेष होगी ये आपकी किसके अंदर आएगी, व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी, ठीक है। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे हम आम की बात कर रहे हैं।
हमने कहा आम कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ आम हो गया हमारा जातिवाचक। लेकिन अगर ऐसे लिखा कि मुझे सिंदूरी आम बहुत पसंद है या मुझे दशहरी आम बहुत पसंद है, तो दशहरी आम क्या हो जाएगा यहाँ? दशहरी आम व्यक्तिवाचक। अब वो दशहरी, यहाँ पे दशहरी शब्द की बात कर रहे हैं ना हम, दशहरी आम के साथ, ना कि केवल आम की। तो दशहरी आम जो है ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह से अगर बकरी की कोई प्रजाति यहाँ पे दी है, उसका नाम दिया है, तो वो किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको पहचानना है। आप बताइए कि आप मतलब आपने संज्ञा अब जानी, तो कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो या जिसमें डाउट हो कि मैम इसको हम कैसे समझेंगे, तो वो आप पूछिए। और नहीं तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अब हम कितनी प्रकार से, यानी संज्ञा बहुत सरल है, बस निर्भर करेगी प्रश्न की प्रकृति पर। अगर हमारे सामने वो वाक्य प्रयोग करके दिया हुआ है तो वो हम उसके भाव को समझते हुए ही आंसर देंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कभी एग्जामिनर हमको वाक्य में वाक्य प्रयोग करके देता है तो उसका प्रश्न कहीं ना कहीं उसके भाव से जुड़ जाता है। और अगर केवल ऐसे ही शब्द लिख के दे दिए तो बहुत सरल है, आराम से। तो बताइए कि आपको कहीं कोई डाउट है? देखो, अगर आपका केवल ऐसे आ गया फल तो जातिवाचक, इसी तरह से आम अगर आ गया केवल ऐसे तो ये नहीं, जातिवाचक नहीं, क्योंकि आम एक प्रकार का क्या है? फल है, विशेष फल है, तो ये अपने आप में व्यक्तिवाचक है। और यदि इसके साथ ये दिया कि आम की कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां होती हैं, तब ये फिर जातिवाचक में तो हम इसको खींच के ले गए हैं। आज के टाइम में तो हमने सबको क्या कर दिया, अब किसी भी चीज़ की जाति बना सकते हैं, ठीक है, तो तब हम लेके गए। तो ध्यान रखना, जब ये ऐसे अकेला लिखा हुआ होगा तब आप इसे फल की तुलना में लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके जैसे आलू है, गोभी है, बैंगन है, ये सारे शब्द ये क्या है? सब्जी हैं। तो सब्जी में ये अपने आप में विशेष प्रकार की, लेकिन कई बार ऐसा होता है आलू की कितनी सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग, पहाड़ी आलू, यूपी का आलू, बिहार का आलू, नया आलू, पुराना आलू, छोटा आलू, मोटा आलू, कितने सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फिर वो सब उसमें ऐसे देखेंगे तो फिर वो भी जातिवाचक में आ जाएगा। तो निर्भर करता है कि आपको उसके भाव को समझना है। तो बात समझ में आ गई? चलो अब देख लेते हैं इसके प्रश्न। जैसे अगर आप हिंदू शब्द को लोगे तो ये अपने आप में विशेष आ जाएगा, क्योंकि वो किसी एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, मतलब समूह में, उसमें तो वो जातिवाचक के अंदर तो समूह में तो उसमें तो है, जाति भी है, समूह भी है, तो आप उसके पीछे का समूह लगा सकते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, जाति भी और समूह भी। वो हाँ, जो देखो, इसको आप ना ऐसे समझना है, इस चीज को हमने ऐसे पढ़ा है, जातिवाचक के अंदर हमने ये दोनों पढ़ा है, समूह और द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव्य में मान लो आप कोयला कह रहे हो, कोयला शब्द है अगर, तो आप कहेंगे कि कोयला में क्या जाति हो सकती है? तो हो सकती है, कोयले की भी जाति होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आ गया। अब इसमें आप जैसे मान लो तेल की बात करें तो तेल भी कई जाति का अलग अलग हो सकता है, तो वो उसमें भी जातिवाचक आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो तेल है, द्रव्य है, तो उसकी वजह से मतलब द्रव है तो उसकी वजह से द्रव्यवाचक में आएगा वो, ठीक है। पानी आएगा, दूध आएगा, तो वैरायटी तो इनमें भी होती हैं, तो इसीलिए इसके अंदर रखा है इन दोनों को। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अगर मान लो आपका शब्द, हम हिंदू शब्द लें या हम बिहारी शब्द लें या हम कोई और शब्द लें इसमें जिसमें समूह का बोध हो रहा है और फिर उसमें जाति भी आ रही है, तो आराम से आप ये पहचान कर सकते हैं। जैसे सेना शब्द है तो सेना शब्द में जाति नहीं होगी, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तो जाति तो उसमें भी आ गई क्योंकि वो अलग अलग हम उनसे बांट सकते हैं। तो ऐसे आप आराम से समझ सकते हो उसके भाव को, ठीक है।
अब ये निर्भर करेगा आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है। तो आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है, द्रव्यवाचक। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करना है। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। संज्ञा शब्द का चयन करना है। देखो, भूगोल ये एक विषय के बारे में बता रहा है। अब आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? स्वाभिमानी में ई प्रत्यय लगाकर हमने बनाया है इसका विशेषण। शब्द क्या है? स्वाभिमान। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से हमने उसको बना दिया है विशेषण। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो आप इन शब्दों के पीछे ये देखो कि हम जैसे कहते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, तो ये शब्द अपने पीछे एक संज्ञा को ले रहा है। तो जो शब्द अपने पीछे संज्ञा को लेकर आते हैं वे शब्द विशेषण होते हैं। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति शब्द ले रहा है अपने पीछे, स्वार्थी व्यक्ति शब्द ले रहा है अपने पीछे, लोभी व्यक्ति। ये तीनों ही शब्द क्या हैं? अपने पीछे एक संज्ञा को ले रहे हैं। तो ये तीनों ही शब्द हमारे विशेषण है। लेकिन भूगोल, इसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में संज्ञा है। तो ये भी एक पहचान है संज्ञा की कि जिस शब्द का जैसे हम उच्चारण करें तो हमें उसके पीछे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं लगती हो, तो वो सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। अगला प्रश्न बताइए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द? व्यक्तिवाचक। लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। लड़कपन। ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। ये बात समझ में आ गई ना? काले मोटे का मतलब क्या है? नहीं तो हमारे छात्र कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि काले, यहाँ पे काला शब्द तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये क्या पूछ रहा है, ऐसे दिमाग में ले लेते हैं। तो ध्यान रखना, काले मोटे का मतलब है ये बोल्ड करके जो लिखा हुआ है। ठीक है, उस शब्द की बात कर रहा है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। अब देखो, व्यक्तिवाचक की बात की है, हमें पता है गाय और पहाड़ ये तो हमारा जातिवाचक हो गया। अब यहाँ दो शब्द आ गए, यमुना और आम। तो दो शब्द जब आ गए और हमें चुनना किसी एक को है, तो हम दोनों में से जो बेहतर होगा उसको चुनेंगे। तो दोनों में से बेस्ट हमारा कौन सा होता है? यानी यमुना। यमुना कभी भी जातिवाचक में नहीं जाएगा, लेकिन आम जातिवाचक में चला जाता है। तो इसलिए आंसर हमारा यमुना होगा। भारत में मानव की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है। मानव का जातिवाचक है। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। जातिवाचक से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जातिवाचक से, देखो ध्यान देना, इसमें भी कई बार हमारे छात्र थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मित्रता शब्द बना है मित्र से। ठीक है, मित्र शब्द जो होता है, और मित्र शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई है हमने, यानी जातिवाचक से भाववाचक बनाई है। तो मित्र अपने आप में कौन सी संज्ञा थी? जातिवाचक। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे, इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है हमारा, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है। समूहवाचक आ जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। अभिमानी, स्वार्थी, लालची, सागर। सागर आ जाएगा। सोहन एक ईमानदार लड़का है। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ।
लड़का शब्द है तो जाति को बोध करा रहा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। देखो ये जवान शब्द जो है ये विशेषण में भी आता है कई बार, और कई बार ये हमारा संज्ञा में भी। यहाँ जवान से मतलब सैनिक से है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ आंसर सुंदर हो जाएगा। गंगा देवताओं की नदी है, इस रेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है। व्यक्तिवाचक, गंगा अपने आप में एक नदी की बात हो रही है। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? लोहा। आगे देखो, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? मूल शब्द क्या है इसका? चरित्र। देखो ये शब्द, इसमें ये सत, इसमें उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय। उपसर्ग क्या है? सत, ठीक है, और ये त इस च से मेल करने की वजह से संधि के नियम के कारण च में बदलता है। तो कई बार ये शब्द आपकी परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है। मान लो आपसे कह दिया जाए कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं, और सचरित्रता जैसे शब्द आपके ऑप्शन में मिले हुए होंगे, तो आपको ये देखना होता है। तो मूल शब्द इसमें क्या निकला? चरित्र, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। हम जब उपसर्ग और प्रत्यय और ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो और भी इसे अच्छे से समझेंगे। आगे देखो, अगला शब्द हमारा दिया है, मातृत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नर्मदा नदी का नाम है। भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। मिठाई क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब क्या है? भाववाचक हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करना है। मानवीय, स्वार्थी, मानव और क्रोधित। मानव, मानवीय व्यवहार, तो मानवीय क्या होता है? एक शब्द, यह विशेषण होता है, ठीक है। स्वार्थी और क्रोधित ये सब विशेषण है, मानव इसमें आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने हमारा यहाँ पे संज्ञा वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब किसी को कोई भी परेशानी हो या अभी नहीं समझ में आ रहा है, घर पे पढ़ना, आपको दिक्कत हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है, इसके आगे फिर हम कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बाद में।